बच्चों, बहुत समय बाद मैं वीडियो बना रही हूँ क्योंकि तुम्हें तो कुछ रिस्पॉन्स दे नहीं रहे हो, पर अपनी तरफ से मैं कर लूँ, तुम करो ही ना करो, है ना। तो अब देखो, पादपों में श्वसन, है ना, रेस्पिरेशन होता क्या है। रेस्पिरेशन, अब ये मत सोचिए कि भाई क्योंकि ये रेस्पिरेशन आपको एनिमल में भी पढ़ना है और प्लांट में भी पढ़ना है। अभी तो हम प्लांट फिजियोलॉजी पे चल रहे हैं ना, इससे पहले हमने फोटोसिंथेसिस देखा था, है ना। तो रेस्पिरेशन कहते किसे हैं, है ना। जब भी आपसे पूछा जाए तो आप कहते हो कि भाई O2 को लेना, CO2 को छोड़ना। ये रेस्पिरेशन नहीं है बच्चों। शुद्ध हवा को अंदर लेना, अशुद्ध वायु को बाहर फेंकना, इसको हम कहते हैं ब्रीदिंग। सिंपल। ये क्या होता है, ये कहलाता है ब्रीदिंग, या इसको हम कहते हैं सांस लेना, ठीक है ना, एनिमल के संदर्भ में। ठीक हो गया। लेकिन असल में श्वसन कहते किसे, क्योंकि पौधे भी श्वसन करते हैं ना। आपको पता है ना बच्चों कि पौधों में फोटोसिंथेसिस होता है जो एनिमल में नहीं होता है। और फोटोसिंथेसिस में पौधे क्या करते हैं, CO2 लेते हैं और O2 को बाहर रिलीज करते हैं। CO2 लेते हैं, है ना, और क्या करते हैं, O2 को बाहर निकाल देते हैं। ये तो पता है ना आपको। अब देखिए, श्वसन कहते किसे हैं। आपने फूड का नाम सुना है, भोज्य पदार्थ हम कहते हैं मेनली ग्लूकोज, C6H12O6, ग्लूकोज सुना है ना। अब आप क्या करते हो, सांस में ऑक्सीजन लेते हो, या प्लांट ऑक्सीजन लेते हैं। प्लांट भी क्या करते हैं, श्वसन में O2 लेते हैं, CO2 बाहर निकालते हैं, बिल्कुल एनिमल की तरह। उल्टा मत समझ लेना। जो आप उल्टा कहते हो, आपसे पूछा जाए कि पादप बताइए कैसे श्वसन करते हैं, आप कहते हो CO2। अरे भाई, CO2 कहाँ लेते हो, CO2 तो वो फोटोसिंथेसिस में लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण में लेते हैं, ठीक है ना। तो हमारी ही तरह, बिल्कुल एनिमल की तरह, प्लांट भी क्या करते हैं, रेस्पिरेशन में O2 लेते हैं, CO2 बाहर निकालते हैं। सेम प्रोसेस है बच्चों, ठीक है। तो आप क्या लिखते हो, भोज्य पदार्थ में मेनली क्या होता है, ग्लूकोज। आप जब खाना खाते हो तो आपका जो कार्बोहाइड्रेट है जटिल, वो ग्लूकोज में ही तो बदलता है, मोनोसेकेराइड में। बस इसी ग्लूकोज का क्या होता है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो आप सांस से आपने ऑक्सीजन ली थी ना, ये पौधे ने जो ऑक्सीजन ली थी, वही ऑक्सीजन आपकी कोशिकाओं में जाती है। क्योंकि भोजन पचने के बाद कहाँ जाता है, कोशिकाओं में। ब्लड में जाता है ना पहले, आंत के द्वारा ब्लड में, और ब्लड से चला जाता है कोशिकाओं में। सेम पौधों में भी ऐसी होता है बच्चों, है ना। जो भोजन वो बनाते हैं, ग्लूकोज तो बनाते हैं, पौधे तो क्या बनाते हैं भाई, मंड बनाते हैं, स्टार्च बनाते हैं पत्तियों में। और पत्तियों में वही जो स्टार्च होता है, भोजन होता है, बाद में ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर के उसके डिफरेंट पार्ट में कोशिकाओं में चला जाता है। और उन कोशिकाओं में जो पत्ती के द्वारा जो रंध्र होते हैं ना बच्चों, छेद होते हैं पत्ती में, जहाँ से वो CO2 भी लेते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, O2 लेते हैं श्वसन के लिए, उन छिद्रों से ये भी क्या होता है, जो O2 होती है इनकी कोशिकाओं में पहुंच जाती है। तो उसी कोशिका में, चाहे पौधे हैं चाहे एनिमल हैं, वहाँ पर ये भोज्य पदार्थ मुख्य रूप से ग्लूकोज होता है। तो इस ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और इसके फलस्वरूप आपको पता ही है CO2 तो बनती ही है ना। और साथ में CO2 बनने के साथ साथ सबसे मेन चीज यहाँ पर आती है एनर्जी। क्या बनती है बच्चों, एनर्जी। यानी जो भोज्य पदार्थ था ग्लूकोज, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूट जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में पानी तो बनता ही है। ऊर्जा मेन है क्या, ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड में। कार्बन डाइऑक्साइड पौधे की पत्ती से बाहर निकल जाती है, हम में है तो CO2 ब्लड में आती है, ब्लड से लंग के रास्ते बाहर निकल जाती है, ठीक है ना। लेकिन मेन चीज क्या है, क्यों हमने भोज्य पदार्थ क्यों खा रहे भाई हम, ऊर्जा के लिए। तो ये ऊर्जा कैसे मिलती है आपको भोज्य पदार्थ से, इसी ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो आपने सांस से ली थी। तो ये ऑक्सीजन जलाती है ग्लूकोज को और आपको ऊर्जा प्राप्त हो जाती है ना। आपने देखा होगा 683 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, या ATP के फॉर्म में हम देखें तो 38 ATP प्राप्त होते हैं एक ग्लूकोज के अणु से। सिंगल ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है ये। एक ग्लूकोज का अणु जब जलता है 6 ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल बाहर निकल जाते हैं और 38 ATP प्राप्त होते हैं। कितने बच्चों, 38 ATP प्राप्त होते हैं, है ना। ये जो पूरा एक रिएक्शन आप देख रहे हो ना बच्चों, यही श्वसन है। तो इसका मतलब श्वसन किसे कहा आपने, श्वसन आपने कहा कि भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा के बनने को कहते हैं श्वसन। क्लियर हो गया ना। ये चीज ध्यान रखना कि क्या हम बोल रहे हैं, भोज्य पदार्थ मतलब ग्लूकोज, है ना। भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा का बनना क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। ये प्रोसेस है श्वसन, ठीक है बच्चों। अब प्लांट हो चाहे एनिमल, एनिमल में अलग तरह से चलेगा, लेकिन कुछ प्रोसेस सेम होती हैं।
पौधों की बात मैं करूं तो ये जो रिएक्शन आप देख रहे हो आप कहेंगे बड़ा आसान है भाई, ग्लूकोज का एक अणु टूट जाता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में और आपको ये कार्बन डाइऑक्साइड ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। ऐसा नहीं है, ठीक है, ये एक बहुत ही जटिल प्रोसेस है। तो पूरे जो रेस्पिरेशन है पौधों में, श्वसन है ना बच्चों, इसको हम मेनली दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। वैसे तो 3 भाग हैं पर फिर भी 2 भागों में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। मेन पहला इसमें है क्या, ग्लाइकोलिसिस, है ना, ग्लाइकोलिसिस, और सेकंड होता है आपका क्रेब्स साइकिल, है ना। क्या है श्वसन में, एक तो हो गया ग्लाइकोलिसिस और एक हो गया आपका क्रेब्स साइकिल। बाकी तो फिर क्या है इसमें, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, है ना, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण तंत्र, ये अलग चीज है, ठीक है। इस पर भी गौर नहीं करना है हमको, गौर करना है किस पे, कि पूरे श्वसन को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, ग्लाइकोलिसिस और क्रेब चक्र में। उससे पहले थोड़ा एक चीज और ध्यान दो, श्वसन कितने, प्रोसेस की बात नहीं कर रही मैं, श्वसन कितने प्रकार का होता है ये देख लो पहले। 2 प्रकार का होता है ना, एक होता आपका ऑक्सी श्वसन और एक होता अनॉक्सी श्वसन, समझ गए, है ना, यानी एरोबिक रेस्पिरेशन, ये भी जान लो पहले। और दूसरा होता है एनएरोबिक, है ना, एरोबिक मतलब ऑक्सी श्वसन, नाम से लग रहा कुछ अंदाजा, ऑक्सी श्वसन मतलब ऐसा श्वसन जिसमें O2 की आवश्यकता होती है, ठीक हो गया। और ये ज्यादातर जितने भी उच्च पादप होते हैं या आपके एनिमल्स होते हैं सब में जो है एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। आप श्वसन करते हो, ऑक्सीजन तो लेते हो, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला रेस्पिरेशन क्या कहलाता है, एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी ऑक्सी श्वसन, ठीक है। एक होता है एनएरोबिक मतलब अनॉक्सी, क्या बोलते हैं इसको हम, अनॉक्सी मतलब इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी इस प्रकार के श्वसन के लिए O2 की कोई आवश्यकता नहीं है या ऑक्सीजन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो नाम से अंदाजा लगा लेना है आपने, आ जाता है ना कभी 1 नंबर का, भाई ऑक्सी और अनॉक्सी श्वसन में क्या अंतर है, यानी एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या अंतर है ना। तो इसके लिए बहुत ही आसान है, एक उत्तर तो मतलब छोटा बच्चा भी लिख देगा कि भैया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। तो यहाँ पे प्रेजेंस चाहिए ऑक्सीजन की, यहाँ पे अब्सेंस में होगा, ठीक है। तो एक अंतर तो आपको ये पता लग गया। दूसरा मैं बताती हूँ कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन है ना, इसमें दोनों में सेम होता है। ध्यान रखना भोज्य पदार्थ का दोनों में ही क्या होगा, ऑक्सीकरण होना है ना। तो यहाँ ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण हो रहा है। तो ये जो प्रोसेस देख रहे हो ये वाला, ये है आपका ऑक्सी श्वसन, एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी इसमें ग्लूकोज का पूर्ण जो ऑक्सीडेशन होता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है और 38 ATP प्राप्त होते हैं, ठीक है। कंप्लीट ऑक्सीडेशन होने पर कितने ATP प्राप्त होते हैं, 38 ATP। और ये जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन है, अनॉक्सी श्वसन है, इसमें सिर्फ 2 ATP प्राप्त होते हैं। समझ गए मेरी बात को, कितनी कम ऊर्जा निकल रही, देखो 2 ATP कुछ भी नहीं हुआ है ना, मतलब 28 किलो कैलोरी के आसपास, 28 किलो कैलोरी। कहाँ तो यहाँ 683 किलो कैलोरी ऊर्जा निकल रही एक ग्लूकोज कण के ऑक्सीकरण से, अगर ऑक्सी श्वसन है तो। अनॉक्सी श्वसन क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है इसमें, तो इसमें सिर्फ 2 ही ATP मिलते हैं आपको, देखो, जबकि मतलब यह 28 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त, बहुत ही कम। यानी इस प्रकार के श्वसन में भोज्य पदार्थ का क्या होता है, अपूर्ण ऑक्सीकरण, मतलब इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है, अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। यहाँ पे जब आधा अधूरा ऑक्सीकरण है तभी तो कम ऊर्जा निकल रही है, और यहाँ पे पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तो तभी तो पूरी ऊर्जा बाहर निकल रही है, 683 किलो कैलोरी। समझ गया अंतर। तो क्या अंतर आया, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ये अनुपस्थिति में होता है। इसमें पूर्ण ऑक्सीकरण होता है भोज्य पदार्थ का, इसमें अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। इसमें 38 ATP प्राप्त होते हैं, यहाँ पर सिर्फ 2 ATP प्राप्त होते हैं, ठीक हो गया, समझ में आ गया अंतर। तो ये अंतर आप याद कर लीजिएगा, ये 2 प्रकार का है, अनॉक्सी और ऑक्सी श्वसन। अब हम चलते हैं श्वसन की क्रियाविधि क्या है ना। तो इसके लिए मैंने क्या बताया, श्वसन को आप 2 प्रोसेस में बांट दीजिए। पहला लिखिए ग्लाइकोलिसिस, है ना, और दूसरा लिखिए क्या, क्रेब्स साइकिल। ये इन 2 भागों में, नहीं 2 भागों में आप डिवाइड कर सकते हैं, है ना। तो यही इंपॉर्टेंट भी है, आता भी है, ग्लाइकोलिसिस के विभिन्न पद लिखो, क्रेब साइकिल के विभिन्न पद लिखो। अब आप कंफ्यूज नहीं होना है, जो मैंने पूरा ये बताया ना, ये पूरा जो प्रोसेस है, यानी ग्लूकोज सीधा आपका CO2 या ऊर्जा नहीं दे देता है। सबसे पहले क्या होता है, ये अंतर में भी मैं एक और अंतर आएगा भी ऑक्सी और अनॉक्सी में। सबसे पहले क्या होता है ना, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, ऑक्सी श्वसन की ही मैं बात कर लेती हूँ, ठीक है।
ये है आपका, एक मैं रफ चित्र बना रही, जरा देखना यहाँ पे, ये श्वसन है ना, और श्वसन में मैं क्या कर रही हूँ जरा यहाँ पे देखना। यहाँ पे मैंने लिखा पायरुविक एसिड, क्या लिखा मैंने, पायरुविक एसिड। और इस पायरुविक एसिड को मैंने देखो यहाँ 2 भागों में डिवाइड किया, ठीक हो गया बच्चों। यहाँ पर मैं लिखा 6CO2 प्लस 38 ATP लिख दिया। यहाँ पर भी मैं लिख रही हूँ सिर्फ CO2 और H2 एथिल एल्कोहल, ठीक हो गया है ना, एन चलो लिख लो 2 ATP, ठीक हो गया। अब यहाँ देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि ये पूरी क्रिया यहाँ से लेके यहाँ तक है ना, ये है ऑक्सीश्वसन। क्या है ये बच्चों, ऑक्सीश्वसन। और यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक ये है अनॉक्सी, एनएरोबिक या अनॉक्सी। अब क्या समझे आप, क्या लग रहा है इससे आपको? भाई श्वसन की जो क्रियाविधि है ना, अब अंतर यहाँ पर आप पता लग जाएगा। पूरा जो ऑक्सीश्वसन है, सबसे पहला जो पद आता है ना, ये मैं बता रही ना ग्लाइकोलिसिस, तो भाई ऐसा तो नहीं कि सीधे CO2 में कन्वर्ट हो गया। सबसे पहले जो ग्लूकोज होता है ना, अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ C6H12O6, ये ग्लूकोज बदलता है पायरुविक एसिड में। किसमें बच्चों? पायरुविक एसिड में। समझ गए मेरी बात को? ग्लूकोज सबसे पहले किसमें बदलता है, ये देखो मैं लिखा ना यहाँ रेस्पिरेशन के द्वारा, ग्लूकोज किसमें बदला पहले, पायरुविक एसिड में। अब यहां से देखो, अगर पायरुविक एसिड को ऑक्सीजन नहीं मिलता है, देखो नहीं मिला ना ऑक्सीजन, तो ये क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एथिल अल्कोहल में टूटता है बच्चों, एथिल अल्कोहल बन जाता है यहाँ पर, ठीक है। ये अनॉक्सी श्वसन की क्रिया है। इसी तरह हम कहते हैं कि अनॉक्सी श्वसन में पायरुविक अम्ल जो बनता है वो एथिल अल्कोहल में टूट जाता है, ठीक हो गया, जब ऑक्सीजन नहीं मिल रही है इसको। और यहाँ देखिए ऑक्सी श्वसन में भी ग्लूकोज, यहाँ पर मैं लिख भी देती हूँ C6H12O6, ये ग्लूकोज ही है जो पायरिक अम्ल में बदल रहा है ना। अनॉक्सी श्वसन में ग्लूकोज पायरिक अम्ल में बदला और बाद में टूट जाता है एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। अच्छा इधर देखो, ग्लूकोज ऑक्सी श्वसन में भी ग्लूकोज पहले पायरुविक अम्ल में ही बदलता है, और इस पायरुविक अम्ल को जब ऑक्सीजन मिलती है ना, तो बस ऑक्सीजन मिलने पर इसका पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और 38 ATP यहाँ पर प्राप्त होते हैं। तो अब जरा क्या कॉमन है, ग्लूकोज चाहे अनॉक्सी श्वसन हो चाहे ऑक्सी श्वसन हो, ग्लूकोज टूटता किस में है, दोनों में ही। किस में टूटता है, पायरुविक अम्ल में। किस में टूटता है बच्चों, पायरुविक अम्ल में। इतना रट डालो, अनॉक्सी में भी और ऑक्सी में भी ग्लूकोज का एक अणु किस में टूट जाता है, 2 अणु पायरुविक अम्ल के बनाता है। ये मैं आगे बताऊंगी, 2 बनते पायरुविक अम्ल के अणु, ठीक है ना। तो बस अंतर कहां पर आ रहा है कि जो पायरुविक अम्ल ऑक्सीजन न मिलने पर एथिल अल्कोहल में टूट रहा है ना, और ऑक्सीजन मिलने पर कार्बन डाइऑक्साइड और 38 ATP भी, यहाँ सिर्फ 2 ही ATP मिल रहे। 21 किलो कैलोरी मिलती, वैसे कहीं 28 भी मिलेगा आपको किताब में, 21 किलो कैलोरी, ठीक है। यहाँ 673 भी आपको मिलेगा, 683 मिलेगा, जो भी है 38 ATP याद रखो, 2 ATP याद रखो, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अनॉक्सी श्वसन में ग्लूकोज एथिल अल्कोहल में अंतिम उत्पाद होता है ना, पायरुविक अम्ल में तो बदल रहा है, और ऑक्सी श्वसन में भी पायरुविक अम्ल बन रहा पहले, तब ये पायरुविक अम्ल का पूर्ण ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पर ये जो क्रिया आई ना, जहां पर ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में बदल रहा था, जहां पर ग्लूकोज किस में बदल रहा है, श्वसन का फर्स्ट जो क्रिया है ना, वो यही तो है कि ग्लूकोज को पहले किस में तोड़ा जा रहा है, 2 अणु पायरुविक अम्ल में। तो यही क्रिया है ग्लाइकोलिसिस। इस क्रिया को क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिसिस। यानी मैं यहाँ पर फिर लिख दूं, C6H12O6 को जब किस में बदला जाता है, पायरुविक एसिड 2 मोल, 2 अणु 2 मोल पायरुविक अम्ल में बदला जाता है, इस क्रिया को कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। समझ गया मेरी बात को? यानी किसे कहते हैं ग्लाइकोलिसिस? ग्लाइकोलिसिस कौन सी क्रिया है, जब ग्लूकोज का एक अणु 2 पायरुविक अम्ल में बदल जाता है। तो आपने क्या देखा अभी, अनॉक्सी श्वसन में भी तो यही हो रहा था, ग्लूकोज का अणु 2 पायरुविक अम्ल बना रहा था, और ऑक्सी श्वसन में भी ग्लूकोज का अणु 2 पायरुविक अम्ल बदला। तो ये जो प्रोसेस है ना ग्लाइकोलिसिस, ये दोनों में कॉमन है, ऑक्सी में भी ये चलता है और अनॉक्सी में भी चलता है। ये मेरी बात समझ में आ गई आपको? हाँ, ये अलग बात है कि इसको ऑक्सीजन मिल जाए तो वो ऑक्सीडेशन हो जाता है, इसका आगे और फर्दर ऑक्सीडेशन होता है। नहीं मिल रही ऑक्सीजन तो इसका आगे ऑक्सीकरण नहीं हो पाता है, तो 2 ही ATP प्राप्त होते हैं, ठीक हो गया।
तो अब समझ में आया कि नहीं आया? ग्लाइकोलिसिस क्या क्रिया, जहां पर एक ग्लूकोज का अणु किसमें बदल जाता है? पायरिक अम्ल में। और ऑक्सीश्वसन का ये फर्स्ट प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें ग्लूकोज का जो, ये आपने तो रिएक्शन क्या लिखा था कि भाई ग्लूकोज का अणु कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा बना रहा था, लेकिन आप देखेंगे यहाँ तो कहीं भी नहीं है पायरिक अम्ल। ये तो पूरा एक रिएक्शन है ना, क्रेब्स चक्र और किसको मिला करके? ग्लाइकोलिसिस को मिला के, ठीक है। तो पहला जो ग्लाइकोलिसिस है इसको हमें पढ़ना होगा। तो ग्लाइकोलिसिस की विशेषता जान तो लो पहले। अब आपको पता लग गया, एक बात पता लग गई ग्लाइकोलिसिस के बारे में कि भाई ग्लाइकोलिसिस क्या है, जिसमें ग्लूकोज का एक अणु 2 पायरिक अम्ल में बदलता है, यही हुआ ना। दूसरा देखो, ये ग्लाइकोलिसिस के द्वारा, है ना, सिर्फ ग्लूकोज का एक अणु जब पायरिक अम्ल में बदल रहा है तो ये अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। सिर्फ कितने एटीपी प्राप्त होते हैं इस ग्लाइकोलिसिस की क्रिया में? ओनली 2 ATP आर प्रोड्यूस्ड। यानी ग्लाइकोलिसिस में सिर्फ 2 ATP, पायरिक अम्ल बनने तक सिर्फ 2 ही ATP प्राप्त होते हैं। कितने ATP? 2 ही ATP प्राप्त होते हैं। क्लियर हो गया ये भी। तीसरा, ग्लाइकोलिसिस के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज और क्या है कि इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की कोई आवश्यकता नहीं है। अब समझ में आया? क्योंकि ये तो अनॉक्सी में भी चल रहा ना, अगर ऑक्सीजन की आवश्यकता होती तो अनॉक्सी में क्यों चलता ये? तो ऑक्सीजन की कोई आवश्यकता नहीं। 3 इंपॉर्टेंट चीजें इसके संदर्भ में, ग्लूकोज का एक अणु 2 पायरिक अम्ल बनाता है, 2 ही ATP प्रोड्यूस होते हैं और ऑक्सीजन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। चौथी चीज सॉरी, ग्लाइकोलिसिस की क्रिया होती है, कोशिका है ना, ये कोशिका केंद्रक है, ये इसके डिफरेंट कोशिकांग होंगे, तो ये कोशिका द्रव्य है, ठीक है। तो ग्लाइकोलिसिस की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? कोशिका द्रव्य में। कहाँ संपन्न होती है बच्चों? कोशिका द्रव्य में, साइटोप्लाज्म में। तो 4 इंपॉर्टेंट चीज याद हो गई। एक अणु से 2 पायरिक अम्ल का बनना, सिर्फ 2 ATP बनना, ऑक्सीजन की कोई प्रेजेंस नहीं चाहिए अनुपस्थिति में, और कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है ये क्रिया। अब आप कहोगे क्या इसमें बहुत सरल है कि ग्लूकोज सीधे पायरिक अम्ल बन जाएगा? बिल्कुल नहीं बच्चों। स्वयं जो ग्लाइकोलिसिस है ना, श्वसन का पहला जो पद आता है ग्लाइकोलिसिस, ये स्वयं एक जटिल प्रक्रिया है बच्चों, है ना। कैसे जटिल है? क्योंकि इसी ग्लाइकोलिसिस में पूरे 10 स्टेप हैं। ये मत सोचना आप कि सीधे ग्लूकोज जो है आपका पायरिक अम्ल में बदल जाएगा, नहीं। 10 पद पढ़ने होंगे आपको, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां। ये 10 पद आप पढ़ेंगे तब आपको समझ आएगा, तो क्योंकि प्रश्न तो यही आता है कि ग्लाइकोलिसिस के विभिन्न पद समझाइए। तो ये 10 पद बहुत ही जटिल क्रिया है। इन 10 पदों के बाद ही तो अंत में आपको 2 पायरिक अम्ल प्राप्त होंगे। इतना सरल नहीं है कि सीधे टूटा और पायरिक अम्ल मिल गया, नहीं। पहले में ग्लूकोज है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनेगा, मैं बता रही हूँ आपको ऐसे जनरल। तो अंत में फिर पायरिक अम्ल बनेगा, तो वो हमको देखना है। मेन वही है बच्चों कि कौन से वो पद हैं जिसके फलस्वरूप 2 पायरिक अम्ल बनेंगे, और आप देखेंगे भी कि 2 ATP कहाँ कहाँ पर प्राप्त हुए, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना काफी है कि श्वसन का जो फर्स्ट प्रोसेस है ग्लाइकोलिसिस, ये ग्लाइकोलिसिस के पद जो आएंगे वो हम कल पढ़ेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। तो इसे मैंने कॉमन पहले बता दें कि श्वसन है क्या? भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा का प्राप्त होना, CO2 का बनना श्वसन है। और श्वसन 2 प्रकार का है, अनॉक्सी और ऑक्सी, मैंने क्लियर कर दिया है। और श्वसन की प्रक्रिया को 2 इंपॉर्टेंट भागों में बांट सकते हैं, पहला ग्लाइकोलिसिस, दूसरा क्रेब्स चक्र। तो कल हम क्या करेंगे? ग्लाइकोलिसिस के विभिन्न पद पढ़ेंगे। ओके, ठीक है ना, समझ में आया? ठीक है, इतना ही बड़ा बन पाता ना वीडियो, इसलिए कह रही मैं।